मुल्क का वजीर खारजा था, उसको वजीर खारजा के तौर पर इस्तीफा दिलवाया गया। इस्तीफा दिलवाने के बाद जनाब उसको जनाब बराह रास्त चीफ जस्टिस लगा दिया। और ये वो लोग हैं जिनको आज आइन और कानून का बुखार चढ़ा है। इनकी तो डीएनए के अंदर आइन और कानून नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग प्रोजेक्ट इमरान खान को वायबल करने की बुनियाद कानून को एक्शन लेने की बजाय सहूलतकारी की गई। ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी की बुनियाद रखी जा रही है। दोस्तों, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहब जनाब एक मरतबा फिर मंजर आम पर आ गए हैं और उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस यानी मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला चैलेंज कर दिया है। और वो फैसला है ट्रांसफर किए जाने वाले जज साहिबान की आमद के बाद ये जो जज साहिबान है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, इनकी सीनियरिटी में तब्दीली, जिसके नतीजे में जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज थे, वो अब सीनियर प्यूनी जज का ओहदा खो चुके हैं और अब वो नंबर 2 की बजाय नंबर 3 पोजीशन पर आ गए हैं। इस हवाले से ये जो 5 जज साहिबान हैं जिन्होंने पहला खत तहरीर किया था, उनकी तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर एक रिटन प्रेजेंटेशन जो है वो जमा करा दी गई है। और इसके साथ साथ ये खबर भी है कि बाकी 2 जज साहिबान जिन्होंने पहले वाले खत पर दस्तखत नहीं किए थे, यानी जनाब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब और जनाब अरबाब ताहिर साहब, ये दोनों भी अलग से अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। यानी ये जज साहिबान ये जो सीनियरिटी में तब्दीली है इसके हवाले से अपने तहफ्फुजात का इजहार करेंगे। वो तहफ्फुजात दुरुस्त हैं या गलत, कतई नजर इस बात के 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो अब होने जा रही हैं और वो उससे किसी को भी ना फरार मुमकिन नहीं। उसमें से पहली डेवलपमेंट ये है कि 10 फरवरी तक सरप्राइजेज ही सरप्राइजेज हैं। कोई इस बात की तवक्को ना रखे कि जनाब उसके लिए किसी जगह से ठंडी हवा आनी है। सरप्राइजेज ही सरप्राइजेज हैं। और दूसरी डेवलपमेंट ये है कि वो लोग जो आज खाली हाथ हैं उन्होंने 10 फरवरी और 10 फरवरी के बाद भी खाली हाथ ही रहना है। यानी सूरत हाल में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आनी। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का साथ ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि ऐसे कौन से सरप्राइजेज हैं जो अब आने जा रहे हैं और इन सरप्राइजेज के नताइज क्या निकलेंगे। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद तारीखी हकायक आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था, इस प्रेजेंटेशन के अंदर 2 बुनियादी नकात उठाए गए हैं। नंबर 1 कि अगर आप एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में जाएंगे तब आपको नया हल्फ लेना पड़ेगा। और नया हल्फ लेने का मतलब यह है कि आपने जो पिछला काम किया होगा, पिछली हाईकोर्ट के अंदर जो भी काम किया होगा, वो सारी की सारी सीनियरिटी खू खाते में जाएगी और यहां पर आप आकर 0 से स्टार्ट करेंगे। और इस हवाले से जो प्रेजेंटेशन है उसमें हाईकोर्ट के जज के हल्फ का जो अक्स है वो भी लगाया गया है और बताया गया है कि जनाब इस हल्फ के तहत जज साहब ने लिखा हुआ है कि जनाब मैंने लाहौर हाई कोर्ट, मैंने सिंध हाई कोर्ट, मैंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ उठाया। ये एक पहला एतराज है। दूसरा एतराज उनका ये है कि जनाब चूंकि जज ने हल्फ ही नहीं उठाया, लिहाजा ये जो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर तब्दीली की गई है ये किसी तौर पर भी दुरुस्त इकदाम नहीं है। और इस सीनियरिटी के लिए जो लिस्ट जनाब ने जारी की है उस लिस्ट को विड्रॉ किया जाए और एक नई लिस्ट को जारी किया जाए। अब मुसीबत यह है कि आमिर फारूक साहब ने भी एकदम 120 की स्पीड कर दी है। उन्होंने भी जनाब अपनी सारी जो इन लोगों ने उनके नाक में दम किया हुआ था, उन्होंने भी अपना सारा गुस्सा निकाला। सबसे पहले उन्होंने जनाब ये जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें तब्दीली की। उसके बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमेटी है जिसका काम होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इंतजाम देखने हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने छुट्टी पे जाना है, किसकी छुट्टी वगैरह वगैरह, जो सारे के सारे इंतजाम हैं, उसके अंदर जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब मौजूद थे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की करा दी छुट्टी और उनके साथ मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, उनकी भी करा दी छुट्टी। और एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बना दी जिसके अंदर जनाब सरफराज डोगर साहब को शामिल कर दिया और उसके साथ जनाब आजम खान साहब को शामिल कर दिया। इस मामले को लेकर भी जनाब जो है वो रिजेंटमेंट मौजूद थी। उसके बाद जनाब अगला काम कर दिया। अगला काम ये कर दिया जो जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो थे वो एहतसाब अदालतों के जो और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जो एक निगरान जज के तौर पर काम करते थे उनको उस ओहदे से भी हटा दिया। और उसके साथ साथ जो थी मुहतरमा समन रुफत साहिबा वो भी एक कमेटी को हेड कर रही थी, वो भी एक वेस्ट की जो अदालतें थी उनको देख रही थी, उनको भी वहां से हटा दिया। उनकी जगह पर भी नए जज साहब को लगा दिया। यानी वो जो सारे पुराने का पुराना सेटअप था उसको हटा के नया लगा दिया और अपने कंट्रोल को उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की। एनीवेज
یہ ججوں کے حوالے سے، یہ جو حلف کے حوالے سے ہے نا صورتحال، اس پر مجھے 2 تاریخی جو واقعات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ پاکستان کا جو ہے نا جناب نظام، اس کے اندر آپ کو ہر طرح کی تعویل مل جائے گی۔ آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ ایک بندہ سیاستدان تھا، ملک کا وزیر خارجہ تھا، ٹھیک ہے جی، اس کو وزیر خارجہ کے طور پر استعفیٰ دلوایا گیا۔ استعفیٰ دلوانے کے بعد جناب اس کو جناب براہ راست چیف جسٹس لگا دیا گیا، براہ راست بغیر کسی اونچ نیچ کے لگایا، ان کو پہن آ جاؤ اور آگے تسی چیف جج لگ جاؤ۔ اور یہ کام پتہ کس نے کیا؟ یہ جناب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن جناب عمر ایوب خان صاحب کے دادا حضور جناب فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے کیا تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج آئین اور قانون کا بخار چڑھا ہے، ان کی تو ڈی این اے کے اندر آئین اور قانون نہیں ہے۔ یہ جو تھے ایوب خان صاحب، انہوں نے جناب منظور قادر صاحب تھے، یہ وزیر خارجہ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ جنرل ایوب خان صاحب نے جو ہے ان کو بلایا، یہ کسی دورے پہ تھے، ان کو بلایا منظور قادر صاحب کو، اور بلا کے ان سے کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں وزارت خارجہ سے، بطور وزیر خارجہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ ان سے دیر اینڈ دین استعفیٰ لیا گیا، اور استعفیٰ لینے کے بعد ان کو ایک ہاتھ سے استعفیٰ لیا، اگلے ہاتھ سے ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا۔ اپوائنٹمنٹ کیا تھا؟ چونکہ اس وقت 1 یونٹ تھا اور ایسٹ اور ویسٹ پاکستان تھے، تو جناب جو تھے جناب منظور قادر صاحب، ان کو براہ راست ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا، اور ان کو تقرر نامہ دے دیا گیا۔ اگرچہ منظور قادر صاحب جو ہے وہ ان کے بڑا عزت و احترام تھا وکلا میں بھی، اور یہ جو لیگل فٹرنیٹی ہے اس میں بھی، لیکن جب ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس براہ راست، ایک بندہ سیاستدان ہے اس کو بنا دیا جائے ایک دم چیف جسٹس، اگرچہ وہ مارشل لاء کا دور تھا لیکن پھر بھی اس معاملے پر جو ہے نمائشی قسم کا اعتراض ہوا، بالکل ویسے ہی جیسے کل جب سرفراز ڈوگر صاحب نے اپنی عدالت سجائی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ والوں نے احتجاج نہیں کیا تھا، ایک دن کے لیے یاسین آزاد صاحب نے وکلا ناکہ لگایا تھا، اور اس کے بعد جناب کل اور آج ابھی تک جناب چیزیں بڑی سموتھ چل رہی ہیں۔ جناب یہ جو تھے سرفراز ڈوگر صاحب، انہوں نے اپنی عدالت کے اندر جو ہے وہ آئے، بیٹھے، مقدمے سنے، 10 مقدمے انہوں نے سنگل بینچ کے طور پر سنے، 4 مقدمے انہوں نے ڈویژن بینچ میں سنے، ایک دن کا احتجاج تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے منظور قادر صاحب کے دور میں بھی ایسا ہوا۔ دوسرا واقعہ تو اس سے زیادہ دلچسپ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حلف لینا ضروری تھا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ایسا موقع بھی آیا تھا جب سپریم کورٹ کا جج لاہور ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس تھا، یعنی ایک جج صاحب ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات تھے، اور انہوں نے حلف، اگر حلف کی بات کریں نا، انہوں نے حلف بطور سپریم کورٹ کے جج کے طور پر لیا تھا، لیکن اس وقت وہ ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا، اور قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جج سپریم کورٹ کا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جناب ان کو جو ہے نا یہ جو ایکٹنگ چارج دیا گیا ہو لاہور ہائی کورٹ کا، کوئی 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، بھائی وہ 1 سال، کم و بیش 1 سال تک سپریم کورٹ کا جج ہونے کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، اور اس وقت کے کسی بھی جج صاحب کو یہ جو سینیارٹی کا ایشو ہے نہ یہ اٹھانے کی جرت ہوئی، اور نہ ہی یہ بتانے کی جرت ہوئی کہ جناب آپ نے حلف کسی اور کورٹ کا لیا ہوا ہے، اور آپ جناب چیف جسٹس کسی اور کورٹ کے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جج تھے جناب ہمارے کیا نام لیتے ہیں ان کا، جسٹس ارشاد حسن خان صاحب، اور یہ وہی جسٹس ارشاد حسن خان صاحب ہیں جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کو جو ہے وہ آئین میں ترمیم کا اختیار دیا تھا۔ جب پرویز مشرف صاحب نے مارشل لاء لگایا تھا نا، یہی تھے جناب ارشاد حسن خان صاحب، انہوں نے جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کو ہر ایک جرم سے پاک کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے ارشاد حسن خان صاحب تھے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج، اور اسی دوران لاہور ہائی کورٹ کا جو ایک چیف جسٹس کا عہدہ تھا وہ خالی ہو گیا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ جناب آپ ججز کو اپوائنٹ کرتے، جس کو چیف جسٹس اپوائنٹ کرتے، لیکن اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب فل ٹائم چیف جسٹس کی بجائے ایک ایکٹنگ چیف جسٹس لگا دیا جائے، اور پھر
जनाब इरशाद हसन खान साहब के नाम पर यह कुर्रा फाल निकला, और जनाब जो थे इरशाद हसन खान साहब वो निगरान चीफ जस्टिस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट रहे। 1995 में उनको इजाफी चार्ज मिला था निगरान चीफ जस्टिस का, और फिर 1996 तक वो जनाब के टेकर चीफ जस्टिस रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के। अब ये आपको ये दो मिसालें मैंने दी हैं, इस वजह से दी हैं कि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हल्फ आपका किसी भी कोर्ट का है, आपने हल्फ लिया हुआ है लोगों को इंसाफ देने का, आपने हल्फ लिया हुआ है कि जनाब आपने ये जो है ना आइन और कानून पर अमल दरामद करना है। अब ये प्रेजेंटेशन तो आपने दे दी, लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा सा सच बोलते तो जनाब सोने पर सुहागा हो जाता। आपको ये सच बोलने की जरूरत थी कि जनाब एग्जीक्यूटिव को अदलिया के ऊपर इस वक्त जो तहफुजात हैं वो क्या हैं, और क्यों ये जो इस वक्त की सिचुएशन है, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन है, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की सिचुएशन है, ये सारी की सारी अदलिया के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रही है। और मेरा इस हवाले से ये मानना है कि जब आप एक मुंतखब वजीर आजम को एक भोंडे से इल्जाम पर इतनी बड़ी पनामा की हाइप को क्रिएट करने के बाद एक नुक्ता निकाला गया, और वो नुक्ता था कि जनाब तनख्वाह थी, तनख्वाह चूंकि आपका एसेट थी, और वो एसेट चूंकि आपने शो नहीं कराया, चाहे वो आपके अकाउंटेंट की ही गलती क्यों ना हो, चूंकि वो आपने शो नहीं कराया लिहाजा आप ताहयात नाअहल, और उसकी बेस के ऊपर प्रोजेक्ट इमरान खान को वायबल करने की बुनियाद को फराहम किया गया। और ये एक सबसे बड़ी वजह थी उस एक्शन का जिसका रिएक्शन आज हम फेस कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इंसाफ के चैंपियंस ने जो है वो एक से ज्यादा मर्तबा इस तरह के जो है वो सबूत दिए कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को खून से लथपथ किया, उनको जनाब यहां पर खून की नदियां बहा दी, वो दहशतगर्द जब अदालतों में जाते थे तो उनको यह कहा जाता था कि जनाब शवाहिद नाकाफी हैं लिहाजा आपको बरी किया जाता है, और इस पर शदीद तरीन तहफ्फुजात का इजहार भी किया गया कि जनाब हम अपनी जान जोखम में डालकर लोगों को पकड़ते हैं, और जनाब ये यहां से उनको कह देते हैं कि जनाब आप जा सकते हैं, आपको जो है वो खुली छुट्टी है, आप जो मर्जी करें जाकर। ना सिर्फ ये बल्कि मैं आपको रिसेंट पास्ट की मिसाल देता हूं। 9 मई आग लगी, गलत लगी, दुरुस्त लगी, फॉल्स फ्लैग था, हकीकी वाकया था, इस बेस पे जाए बगैर आग लगी। किस वजह से लगी? इमरान खान की गिरफ्तारी। इमरान खान की गिरफ्तारी क्या अदालती अहकामात पर नहीं हुई थी? अगर अदालती अहकामात पर हुई थी तो एहतजाज जो है वो अदालत के अंदर होना चाहिए था, या कोर कमांडर के घर के बाहर होना चाहिए था, या एयरबेस पे होना चाहिए था। भाई अगर किसी ने उनको सजा दी थी, किसी ने उनके जो नाकाबिले जमानत वारंट्स थे उनकी अदम तामील पर गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया था, तो उस अथॉरिटी ने जिसने ऑर्डर दिया था गिरफ्तारी का, उसके पास वो अथॉरिटी थी तभी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया ना। वो ऑर्डर दुरुस्त था, गलत था, वो उसके बाद ट्रायल में जाकर चीजें दुरुस्त साबित होती। लेकिन होता क्या है कि 9 मई को पूरे मुल्क के अंदर आग लगा दी जाती है, और चीफ जस्टिस उस वक्त का वो मुलजम को अपनी अदालत में बराह रास्त बुलवाता है और उसको गुड टू सी यू कहता है। ठीक है जी, गुड टू सी यू भी कहता है, उसको जनाब ब्लैंकेट कवर देता है कि जनाब इसने कल पहुंचना है, उसके बाद जो है वो अदालत इसके केस को सुनेगी, और उसके बाद उसको लाहौर तक जमान पार्क तक आने का प्रॉपर कवर दिया जाता है, और कहा जाता है कि जनाब 2 गाड़ियां आगे, 2 गाड़ियां दाएं, 2 गाड़ियां बाएं, 2 गाड़ियां पीछे होंगी सिक्योरिटी की, और प्रोटोकॉल के साथ हुटर बजाते हुए लेके जाएंगे। किसने किया? अदालतों ने किया ना, मैंने और आपने तो नहीं किया। सबको पता था कि 9 मई हुआ, लेकिन उसके बावजूद कानून को एक्शन लेने की बजाय सहूलतकारी की गई। अगली चीज, ये जो है आर्टिकल 62 वाला 63 वाला केस, जहां पर वो डिफेक्शन के वो आती थी क्लॉज, और जब तहरीक अदम एतमाद हुई थी तो उस पर परवेज इलाही साहब की हुकूमत को कायम करने के लिए पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत को एक ऐसे जवाज की बिना पर घर भिजवाया गया जिसके हवाले से इब्तदाई तशरीह उससे बिल्कुल उलट हो चुकी थी। कौमी असम्बली में कहा गया कि जनाब वोट जो है वो गिना जाएगा, लेकिन वो जो है उसके बाद वो बंदा नाअहल हो जाएगा। जब पंजाब का मामला आया तो कहा गया कि वोट भी गिना नहीं जाएगा और बंदा नाअहल भी हो जाएगा।
तो ये किसने किया था? उस वक्त भी तो इस पर सहूलत कारी की गई थी ना, अदलिया की तरफ से किया गया था। फिर इस्लामाबाद से ये जो फैज की गंगा मुसलसल बह रही थी, इसको किसी ने अनचेक नहीं किया कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है, इसको रास्ते में किसी तरह की रुकावट डालनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप फिर मखसूस नशिस्तों का केस कंप्लीट जस्टिस के नाम पर जो एक ऐसी जमात को हकदार करार दे दिया गया जो मंजर पे नहीं थी, जो पिटिशनरी नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह के फैसले करेंगे तो फिर लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जनाब हमने अपनी सर्वाइवल कैसे करनी है। और फिर वो कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, तो ये वो एक्शन से जिनका रिएक्शन 26th अमेंडमेंट की सूरत में सामने आया, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के एक्शन से जिनके नतीजे में ये ट्रांसफर्स हुई, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के एक्शन से जिनके नतीजे में उनकी सीनियरिटी जो है वो कम हुई, ये उन लोगों के एक्शन से जिनके नतीजे में अब उनके लिए जो चीफ जस्टिस का ओहदा उसके आगे काटा लग गया। तो बेहतर ये है कि बजाय इसके कि हम इधर उधर की बातें करें, हमें जो है वो अपना एहतसाब करना चाहिए और जज साहिबान को भी अपना एहतसाब करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। लिहाजा अब ये खत के अंदर तहरीर किया, ये जो प्रेजेंटेशन दी गई है इसमें लिखा है कि जनाब हम जो है ये जो 10 फरवरी का जुडिशल कमीशन का इजलास है इसको मौखर कर दिया जाए, क्योंकि जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, यहाँ से जजेस चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो यहाँ पर नए जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। लिहाजा इस सारे अमल को रोक दिया जाए जब तक आमिर फारूक साहब इस हवाले से फैसला नहीं दे देते। तो फैसला देने के बाद क्या होगा? जो फैसला उन्होंने तो सीनियरिटी लिस्ट जारी करके अपना फैसला सुना दिया ना कि उनके नजदीक उनको नए हल्फ की जरूरत नहीं है। अब उनसे तहरीरी तौर पर प्रेजेंटेशन की जो जवाब है वो वसूल करने का क्या नतीजा निकलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर इस चीज को चैलेंज करेंगे और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वहां पर कहेंगे जनाब इसके लिए भी फुल कोर्ट बनाया जाए। ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी की बुनियाद रखी जा रही है और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस को, जुडिशियल क्राइसिस को डेवलप करना, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बात मैं आपको बता दूं, सिक्का बंद बात आपको मैं बता रहा हूं कि जो मर्जी कर लिया जाए। अब वो कहते हैं ना इनफ इज इनफ हो गई है। फैसला साजों के लिए, ताकतवरों के लिए, वो तमाम लोग जो इस सिस्टम की बका चाहते हैं उनके मुताबिक अब जनाब ये इनफ इज इनफ है। अब इसके बाद किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी, सब अपनी अपनी हद में रहेंगे तभी काम चलेगा। अदरवाइज जो डंडा है और रंदा है दोनों ही तैयार हैं और मुझे ऐसे लगता है कि डंडा और रंदा दोनों फिरने वाले हैं और बहुत ही खौफनाक अंदाज में फिरने वाले हैं। अपनी राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।